नमस्कार दोस्तों, आज जानकारी प्राप्त करते हैं मध्य प्रदेश का जो राइट टू वाटर एक्ट है वो क्या है, उसके क्या प्रावधान हैं और उसे जो लागू करने की प्रोसेस सरकार कर रही है वो सब समस्त जानकारी हम उसके बारे में प्राप्त करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2019 में ये डिसाइड किया था कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां राइट टू वाटर एक्ट को बनाया जाएगा, लागू किया जाएगा और मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी के लिए 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, ये जो राइट टू वाटर एक्ट है इसे संचालित करने के समस्त अधिकार दिए जाएंगे स्टेट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात स्वावमा यानी SWMA को दिए जाएंगे। इसके पास समस्त अधिकार होंगे राइट टू वाटर से जुड़े हुए और वो ही इसके अधिकारों को इस्तेमाल करेगा। अब स्वामा की जो गठन है और वो किस तरह से होगा, उसमें कौन लोग शामिल होंगे, उसकी जानकारी करते हैं हम प्राप्त। तो जो स्वामा रहेगा उसका अध्यक्ष रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसका एक उपाध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होंगे। इसके पश्चात स्वामा में कुछ सदस्य होंगे, कुछ जो मेंबर होंगे वो होंगे सिंचाई मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, कृषि मंत्री, इसके अलावा PWD मंत्री, कृषि सचिव, PWD सचिव, पंचायत सचिव और मुख्य सचिव के पश्चात जो VC रहेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के। इसके अलावा जीव विज्ञान, भूविज्ञान और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े एक एक प्रोफेसर इसके मेंबर रहेंगे। देखिए, स्वामा का मूल रूप से कार्य ये होगा कि वो इस जो राइट टू वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो विभिन्न विभाग आएंगे उनको इस कार्य को करने में मदद करेगा। इसके अलावा उसके पास कानूनी और वित्तीय अधिकार होंगे, उसके पास जुर्माना लगाने के भी अधिकार होंगे। वो जुर्माना लगा सकेगा, वसूल कर सकेगा, सेस लगाएगा, सेस को भी वसूल कर सकेगा। तो इस तरह से उनके पास सारे अधिकार होंगे और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो उन्हें अनुदान प्राप्त होगा इस कार्य के लिए वो भी मुख्य रूप से उनके पास रहेगा। देखिए, पंचायत स्तर पर इसके अलावा जो जल संरक्षण के कार्य किए जाने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस एक्ट के अंतर्गत। तो सरकार इस एक्ट के अंतर्गत पंचायत में जल संरक्षण के कार्य करेगी, कोशिश करेगी प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक झील का निर्माण हो सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो विभिन्न जल स्रोत हैं उनके बारे में एक विस्तृत नॉलेज सेंटर बनाया जाएगा जिससे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जल स्रोत की जानकारी रखी जा सकेगी। इसके अलावा सरकार की कोशिश होगी कि जो वाटर रूफ मैनेजमेंट है उसे बेहतर किया जा सके। इसके अलावा सरकार प्रयास करेगी कि जो जल स्रोत है मध्य प्रदेश के उन्हें संरक्षित किया जा सके। देखिए, राइट टू वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख बात है कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जल स्रोत हैं जिसमें नदी, तालाब और अन्य स्रोत शामिल हैं, अगर कोई भी उन्हें प्रदूषित करता है या उस पर अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर दंड, आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा, उसे दंड और जुर्माना भी किया जा सकेगा। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयां जहां से अवशिष्ट जल निकलता है तो उस अवशिष्ट जल से अगर किसी भी नागरिक को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए भी वो इकाई जिम्मेदार होगी और उस पर भी जो स्वामा है वो जुर्माना लगाएगी। इसके अलावा स्वामा जो है वो किसी भी अथॉरिटी को पानी देने, पानी रोकने की भी परमिशन अपने पास रखेगी। इसके अलावा जो मतलब किसी भी तरह का जो मुकदमा है वो स्वामा दर्ज कर सकेगी किसी भी संस्था या के खिलाफ अगर वो किसी भी तरह के जल संरक्षण से छेड़खानी करता है। इसके अलावा जल संरक्षण से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति, समूह, NGO भी अदालत में मुकदमा दर्ज करके केस दर्ज कर सकते हैं किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग के खिलाफ। देखिए, प्रमुख रूप से इस जो योजना है, योजना बहुत अच्छी है। अभी इसे इम्प्लीमेंट होना है तब तो और इसके जो परेशानियां हैं वो निकल के आएंगी, लेकिन एक चीज़ को लेकर अभी इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। विभिन्न प्रमुख रूप से अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इसमें जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी विभाग हैं, उन्हें भी सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाया गया है कि अगर किसी भी तरह का अगर राइट टू वाटर मैनेजमेंट का पूरी तरह से पालन नहीं होता तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उन पर भी दंड और जुर्माना
किया जा सकता है, जिसको लेकर काफ़ी विरोध है। अब हमें समझना होगा कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया वो प्रयास करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल का संकट है। अगर हम देश की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, देश में, भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन दुनिया के कुल जल स्रोतों का केवल 4% ही भारत में उपलब्ध है, और उसमें भी पेयजल की, पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता नहीं है। तो इस तरह से अगर सरकार एक अच्छे मन से राइट टू वाटर एक्ट को बनाने का अगर प्रयास करेगी और मध्य प्रदेश के नागरिकों को वास्तविक रूप से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, तो इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश को फ़ायदा होगा, बल्कि आने वाले समय में देश भी इस बहुत अच्छे एक्ट का अनुसरण करके विभिन्न राज्यों में या केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार भी इस एक्ट को लागू करा के देशवासियों को लाभ दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आखिर क्यों नहीं निकलती है MPPSC। बहुत सारे छात्रों ने लगातार मुझसे ये कहा कि सर MPPSC हम कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन MPPSC में अभी भी प्रॉपर संभावना नहीं बन रही है निकलने में, तो आखिर ऐसी क्या गलती हम कर रहे हैं जो हम MPPSC नहीं निकाल पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे नए छात्र हैं जो लगातार MPPSC परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशानी आ रही, वो निकाल नहीं पा रहे हैं, MPPSC में कहीं ना कहीं अटकते हैं। अभी जैसे 12 जनवरी को प्री हुई, उसके बाद से ही बहुत सारे छात्रों ने मुझसे बात की कि सर MPPSC में हमको 60, 65 और 50, 60 इन मार्क्स पे हम अटक गए हैं, इतने क्वेश्चन हम हल कर पाए हैं, लेकिन हम ये परीक्षा शायद ना निकाल पाएँ। तो आज मैं आपसे बताने वाला हूं कि आखिर कहाँ गड़बड़ होती है, मूल रूप से छात्र कहाँ पे गड़बड़ करते हैं जिससे MPPSC परीक्षा को निकालने में परेशानी होती है। तो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जिनकी वजह से MPPSC परीक्षा निकालने में परेशानी आती है, और अगर हम इनको बेहतर ढंग से समझ लें तो ये परीक्षा निकालना कहीं भी मुश्किल नहीं। तो जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो सबसे पहली परेशानी है, वो होती है सिलेबस की पूरी समझ का ना होना। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों में से कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने MPPSC जो विज्ञापन निकालती है, MPPSC प्री के लिए, मेंस के लिए जब वो विज्ञापन निकालती है अपना, तो आप में से कितने छात्र हैं जिन्होंने वो सिलेबस पूरी तरह से पढ़ा है? आप में से कितने छात्र हैं जिन्होंने उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को समझा है कि आखिर क्या है ये सिलेबस, कितनी चीज़ों को इसमें पूछा जाएगा, किन किन चीज़ों का समावेश है? तो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है सिलेबस की पूरी समझ का ना होना, कि वो सिलेबस के कौन कौन से बिंदु हैं, किस बिंदु से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उसकी समझ ना होना। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है परीक्षा प्रणाली को हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। देखिए, MPPSC परीक्षा 3 चरणों में विभक्त है, तो हमें पता होना चाहिए वो 3 चरण आखिर क्यों हैं, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका उद्देश्य है आपके ज्ञान के, एक तो कितना गहराई है आपके ज्ञान में उसे समझ पाना, आपकी जो डीप नॉलेज है उसे समझ पाना। MPPSC परीक्षा लेने का, जो प्रारंभिक परीक्षा लेने का दूसरा उद्देश्य है वो ये है सिर्फ सीरियस कैंडिडेट की छटाई। वो हजारों लाखों परीक्षार्थी, लगभग इस साल देखिए लगभग 3.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, सभी का वो मुख्य परीक्षा पेपर चेक नहीं कर सकते। तो आपके ज्ञान की गहराई को समझने के लिए और आप कितने सीरियस कैंडिडेट हैं समझने के लिए वो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके ज्ञान की गहराई को वो समझते हैं। तत्पश्चात मुख्य परीक्षा ली जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात मुख्य परीक्षा ली जाती है, जिसका उद्देश्य होता है आपके विचारों की स्पष्टता को समझना। आप कितने स्पष्ट तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, विचारों को रख पाते हैं, दी गई समय सीमा के जो आपकी समय सीमा है और दी गए जो शब्द सीमा है उसके अंदर आप अपने विचारों को कितने स्पष्ट तरीके से लिख पाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, 100 शब्दों में आंसर लिखना है, 300 शब्दों में आंसर लिखना है, तो उनको जानबूझ के ऐसे रखे जाते हैं जिसमें आप अपने विचारों की स्पष्टता कम से कम शब्दों में कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी MPPSC को लग सके, इसलिए मुख्य परीक्षा ली जाती है। तत्पश्चात चरण आता है साक्षात्कार। यहाँ छात्रों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। वो समझते हैं साक्षात्कार का अर्थ है कि वो आपके ज्ञान का, आपसे प्रश्न पूछ के और उसके आंसर को देख के आपके ज्ञान का परीक्षण करना। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, साक्षात्कार का जो उद्देश्य है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। वो वहाँ पे देखना चाहते हैं कि एक ऑफिसर के रूप में क्या, अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो आपके अंदर वो गुण हैं
कि आप एक ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकें। इमरजेंसी में अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आती है, उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप उस समय कैसे कार्य करते हैं, आपकी उस समय जो कार्य करने की तकनीक है वो क्या है, आप कितने जागरूक होते हैं। तो इसलिए पर्सनालिटी का टेस्ट लिया जाता है साक्षात्कार में। तो ये तो हो गया आपका विभिन्न चरणों की जानकारी। इसके पश्चात तीसरी जो प्रमुख समस्या आती है वो आती है MPPSC परीक्षा की तैयारी की व्यवस्थित रणनीति ना होना। देखिए, ये परीक्षा में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 से 3 लाख छात्र भाग ले रहे हैं, लेकिन उसमें से कितने ऐसे छात्र हैं जो सीरियस हैं और इनके पास प्रॉपर रणनीति है इस परीक्षा के भाग लेने की और इसमें निकालने की। होता क्या है, अधिकांश छात्र जब विज्ञापन आ जाता है तो इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और उसके बाद प्री परीक्षा दे देते हैं। तो विज्ञापन आने और प्री होने के बीच में मुश्किल 2 महीने या 3 महीने या 2.5 महीने या कई बार तो सिर्फ 45 दिन का ही वक्त रहता है। उतने समय में आप किसी भी तरह से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 साल पहले से तैयारी प्रॉपर तरीके से 5 से 6 घंटे आरंभ करना आवश्यक है। तो रणनीति, और जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसी समय प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ साथ ही करना पड़ती है। बहुत सारे छात्र हैं जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अलग करते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग करते हैं। तो आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करना शुरू करें, यानी आप उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करना उसी समय आरंभ कर दें। तत्पश्चात जो एक और महत्वपूर्ण गलती है जो छात्र करते हैं, वो जब तैयारी शुरू करते हैं तो उनके पास व्यवस्थित रूप से जो पुस्तकें हैं या उच्च स्तरीय पुस्तकें हैं या काम की पुस्तकें हैं या जो ज़रूरी पुस्तकें हैं वो नहीं होती। वो आरंभ भी अपनी परीक्षा की तैयारी का बहुत सारी गाइडों के साथ कर लेते हैं या बहुत सारी ऐसी प्रचलित पुस्तकों के साथ कर लेते हैं जो शुरू में उतनी आवश्यक नहीं है। वो बाद में उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन आपकी तैयारी के शुरू में वो उतनी आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारी, एक में पुस्तक है जो बहुत पॉपुलर है, वन लाइनर है, बहुत सारे छात्र उसे लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसे सभी छात्र ले लेते हैं शुरू में और वो उसे वन लाइन फैक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं उसमें से। परेशानी ये होती है कि अगर आपने NCERT से व्यवस्थित तरीके से तैयारी की हुई है, आपने प्रॉपर तैयारी आपकी पुस्तकों से हो चुकी है, तत्पश्चात वो वन लाइनर बुक महत्वपूर्ण है, अदरवाइज़ आपको परेशानी आएगी उस पुस्तक से निकालने में। तो कोशिश करें कि अच्छी पुस्तकें लें, NCERT से बेस बनाएं, प्रसिद्ध पॉपुलर उपयोगी लेखकों की पुस्तकों को पढ़ें, अच्छी स्टडी मटेरियल को लें, नामी संस्थान के ही स्टडी मटेरियल पढ़ें, बहुत ज़्यादा चालू स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ें। जो आजकल नेट पर निर्भरता है, बहुत सारे वीडियोस पे लोगों ने निर्भरता अपनी बना ली है, वो सब ना करें। प्रॉपर अच्छे नोट्स से पढ़ाई करें, अच्छी पुस्तकों से पढ़ाई करें और अपने नोट्स भी यथाशीघ्र बनाएं। फिर एक और प्रमुख परेशानी आती है जो छात्रों को, वो होती है आपके जो मुख्य परीक्षा में जो आप आंसर लिखते हैं वो उतने उच्च स्तरीय नहीं होते। देखिए, मुख्य परीक्षा में जो आप आंसर लिख रहे हैं उनका एक तो शब्द सीमा के अंदर लिखा हुआ होना, फिर उसमें पर्याप्त जो जानकारी मांगी गई है उसके अनुसार आंकड़े, चार्ट, ग्राफ, फैक्ट, फिगर होना आवश्यक है। साथ में आपके जो विचारों का प्रवाह है वो होना भी आवश्यक है। यहाँ बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि हमने आंसर तो लिखा था, हमने बहुत अच्छा आंसर लिखा था, लेकिन हमें नंबर पर्याप्त नहीं मिले। तो वो इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आप आंसर लिखते हैं लेकिन आपका आंसर बिखरा हुआ होता है, कई बार उसमें पर्याप्त चार्ट या फैक्ट फिगर होते नहीं हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, आपके जो मुख्य परीक्षा का आंसर है वो व्यवस्थित रूप से होना आवश्यक है और उसमें शब्द का प्रवाह होना चाहिए, व्याकरण की गलतियां नहीं होना चाहिए, शब्द सीमा से बाहर जाके बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए आपको, उसमें एक फ्लो होना चाहिए, चीज़ों को उनके व्यवस्थित क्रम में आना जरूरी है। तो ये सब चीज़ों को जानना आवश्यक है। इसके अलावा एक और गलती करते हैं छात्र, वो होता है साक्षात पूर्व तैयारी नहीं करते। वो सोचते हैं कि जब इंटरव्यू आएगा तो हम तैयारी आरंभ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप तैयारी जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि आप MPPSC परीक्षा देने वाले हो, आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज, जो आपकी पर्सनालिटी में कमियां हैं, उस दिन से ही दूर करने का प्रयास करें। जो
जो प्रयास आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसे घर में या आपके जो सर्किल में लोग हैं जिनसे आपको बात करने में परेशानी होती है या आप अपनी बात उनके सामने व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पाते, उनके साथ बातचीत आरंभ करें, अपनी बात को रखने की कोशिश करें, तर्क के साथ बात रखें, फैक्ट फिगर के साथ अपनी बात रखें, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना आरंभ होगा। तो वहाँ से आपकी तैयारी चलती रहेगी। प्री मेंस इंटरव्यू कोई अलग अलग नहीं है, सभी जुड़े हुए हैं आपस में, तो इनकी तैयारी एक साथ की जाना आवश्यक है। इसके अलावा एक और जो गलती करते हैं छात्र, वो है नियमित अध्ययन का अभाव। छात्र क्या करते हैं कि कभी तो 8 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन का गैप कर लिया, संडे को मालूम चला 2 घंटे पढ़ लिया, फिर मंडे को पढ़ाई नहीं। तो इस तरह की जो अनियमित पढ़ाई है वैसी ना करें। प्रॉपर रेगुलर 5 से 6 घंटे की पढ़ाई 1 से 1.5 साल पहले से शुरू करिए। प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसमें विषयों को और टॉपिकों को पढ़ने का टाइम डिवाइड करिए। ऑब्जेक्टिव कब आप हल करेंगे, कब आप आंसर राइटिंग करेंगे, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। और इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आज के दौर के लिए बहुत आवश्यक है, वो है सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल आरंभ करें। कुछ ग्रुप में रहें आप ऐड जो ज़रूरी हैं, लेकिन आप दिन में कुछ टाइम बनाइए कि मैं इस समय व्हाट्सअप देखूंगा, इस समय फेसबुक देखूंगा और इस समय आप जो बातचीत करना अपने दोस्तों से या परिचितों से वो करूंगा। तो एक फिक्स टाइम टेबल के साथ आप चलेंगे तो आपके लिए MPPSC परीक्षा निकालना मुश्किल नहीं होगी। नमस्कार, एशियानेट न्यूज़ हिंदी में आपके साथ मैं श्रीकांत सोनी। आज मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने MPPSC के प्री के एग्ज़ाम दिए हैं। 533 वैकेंसी के लिए ये प्री का एग्ज़ाम हुआ। पिछले 23 वर्षों से लगातार MPPSC की बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं अभिषेक खरे आज हमारे साथ हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है, कैसा ये पेपर था, इस बार क्या नया हुआ और कट ऑफ कितना जाएगा। अभिषेक जी, सबसे पहला यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, प्री का एग्ज़ाम हुआ, कैसा पेपर आप देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर हम इस पेपर को कंपेयर करें, मैं कह रहा हूँ पिछले साल से अगर इसको पेपर को कंपेयर करें तो ये पेपर लगभग उस पिछले साल के पेपर की कड़ी का ही एक और पेपर है। विगत 2-3 वर्षों से MPPSC ने क्या किया है कि वो लगातार अपने पेपर में किसी एक टॉपिक को से आने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं पिछले 2018 की बात करूं तो 2018 में उन्होंने करंट अफेयर और स्पोर्ट्स से लगभग 30 प्रश्न पूछे थे। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट एक्ट है उससे भी लगभग उन्होंने 12 क्वेश्चन पूछ लिए थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि करंट अफेयर की संख्या काफ़ी कम कर दी और उसकी जगह मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। इस बार 30 प्रश्न आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन से, जो यूजुअल तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो लगातार करंट अफेयर की काफ़ी तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें शायद इस पेपर के ट्रेंड से परेशानी हो सकती है। तो मुझे लगता है एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने क्या किया है कि ये यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यूपीएससी क्या करता है, हर साल किसी न किसी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, जिससे वो कोशिश ये करता है कि एक पैटर्न सेट ना मिले बच्चे को और वो लगातार ज़्यादातर तैयारी में रत रहें, पूरे सिलेबस को पढ़ें और पूरे विस्तार से पढ़ें, एक उनको सेट ट्रेंड ना मिल जाए। तो उसी पैटर्न मुझे लग रहा है अब MPPSC भी चलने लगी है। इसके अलावा अभिषेक जी, आपने एक बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये बात कही कि इस बार पेपर में नया ये हुआ कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस थे वो उसकी संख्या 30 हो गई। इसके पीछे क्या वजह, और क्या पहले इससे पेपर जो इससे पहले आते थे प्री के एग्ज़ाम, उसमें ये संख्या कितनी होती थी? इस बार ये ज़्यादा होने का क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, जो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के प्रश्न बढ़ाए हैं, अगर हम बात करें पिछले लगभग 10 PSC की भी बात करें तो औसत रूप से इन प्रश्नों की संख्या होती थी लगभग 10 से 15 या कभी कभी 18 तक। तो मध्य प्रदेश PSC से क्वेश्चन आते थे, लेकिन इतने ज़्यादा इस साल काफ़ी साल बाद आए हैं कि लगभग 30 प्रश्न आए। लेकिन मुझे लगता है कुछ समय पहले MPPSC ने डिक्लेयर किया है अपना 2020 का नया सिलेबस जी, तो उसमें उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो मध्य प्रदेश PSC के मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत उन्होंने इसी से कर दी, इसी PSC से कर दी। हालांकि उन्होंने बोला था कि 2020 PSC से बढ़ाएंगे, लेकिन पहले ही बढ़ा दी। तो इससे मेरा एक संदेश है छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं कि अब आप मध्य प्रदेश
जो सामान्य अध्ययन है उसे अधिक से अधिक तैयार करें, बेहतर पुस्तकों से तैयार करें और उन टॉपिकों पे भी विशेष ध्यान दें जो अभी तक बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होते थे। जैसे जो टॉपिक हैं मध्य प्रदेश का पुरातत्व, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रीय इतिहास है, जैसे विभिन्न राजवंशों का इतिहास है, छोटा सा इतिहास है। जैसे आज भी एक प्रश्न इसमें पूछा गया है, वो भी काफ़ी क्षेत्रीय सा है, भोपाल से जुड़ा हुआ। उन्होंने इतिहास से एक क्वेश्चन पूछा है, एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर में भी परेशानी हो रही है छात्रों को ढूंढने में। वो क्वेश्चन आप बता सकते हैं? हाँ, वो क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, मैं लेकिन बताने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी आंसर निकाल के रखे हैं सारे, तो उसमें एक वो क्वेश्चन में 1 सेकंड में बताना आपको कोशिश करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछा है, मध्य प्रदेश में बुंदेला जो विद्रोह हुआ था वो 1942 का, वो कहाँ पे हुआ था, वो एक क्वेश्चन पूछा है। और मध्य प्रदेश में फिर मैं आपको पहले वो क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, बोधन दुआ ये कहाँ के सेनापति हैं, तो इसका आंसर अभी लगातार छात्र ढूंढ रहे हैं और कई लोग विशेषज्ञ भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है काफ़ी स्थानीय स्तर का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, पॉपुलर नहीं है। बोधन दुआ, इनका नाम भी बहुत ज़्यादा सुना हुआ सा नहीं है, तो में भी आंसर मिलेगा। तो इससे अपने को ये जानकारी मिलती है कि आपको मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रीय इतिहास है वो भी और साथ में पुरातत्व भी याद करना। इसका आंसर भी मैं जानना चाहूँगा। अभी इसका आंसर ढूंढ ही रहे हैं, हम लोग भी ढूंढ ही रहे हैं, तो क्या एग्जैक्ट है। मतलब ये जो क्वेश्चन था कि बोधन दुहा ये कहाँ के सेनापति, ये क्वेश्चन लगातार छात्रों को परेशान कर रहा है। और इंटरेस्टिंग भी है कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान क्षेत्रीय स्तर पर डेप्थ में कितनी आप मध्य प्रदेश को जानते हैं, वो इसमें पूछा है इस बार। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं वो 30 क्वेश्चन आए। इसके अलावा अभिषेक जी, कट ऑफ क्या जा रहा है? जी देखिए, अगर हम इस ये 12 जनवरी के पेपर को अगर विश्लेषण करूं मैं, तो ये पेपर एवरेज अबव एवरेज है। मतलब ये बहुत टफ पेपर नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल पेपर नहीं है, तो इसे एवरेज की श्रेणी में रखेंगे। और ऐसे ही एमपीपीएससी के पिछले विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो 1 आध साल से तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो तो बहुत बढ़िया करने वाले हैं। नए लोगों को शायद थोड़ी परेशानी हो, लेकिन जो पेपर का स्तर है, देखिए होता क्या है, कुल मिला के 2 से 2.5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और 15 गुने पोस्ट के कुल 15 गुने का चयन होगा प्री से मेंस के लिए। तो 533 पोस्टें हैं, तो आप मान के चलिए लगभग 7,500 के आसपास लोगों का चयन होना है। तो ये प्री का कट ऑफ मुझे लग रहा है इस बार ज़्यादा जाएगा, तो उसके लिए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा इस जो सिलेबस में इस बार क्या नया देखने को मिला, आपने क्या एनालिसिस किया? देखिए, नया तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहला मध्य प्रदेश जो सामान्य अध्ययन है उनको उसके प्रश्न बहुत ज़्यादा बढ़ाए। फिर उसके बाद उन्होंने आईटी से प्रश्न को भी काफ़ी पूछा। इस बार लगभग 11 प्रश्न उन्होंने आईटी से पूछ लिए हैं। तो ट्रेंड वो वही कर रहे हैं कि हर बार वो जो कुल मिला के 11 प्रमुख टॉपिक हैं मध्य प्रदेश जो सामान्य अध्ययन होता है, मतलब मध्य प्रदेश जो पीएससी का सिलेबस है, उस 11 टॉपिक में वो क्या कर रहे हैं, हर बार एक न एक टॉपिक से प्रश्नों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे एक सेट पैटर्न छात्रों को ना मिले और उन्हें बार बार हर टॉपिक जो पूरा सिलेबस है उसे बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना पड़े। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे छात्रों को ना सिर्फ पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इससे एक सेट पैटर्न भी नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है उसके ज्ञान का जो स्तर है, जो डेप्थ है, वो भी पता चल जाएगी। बिल्कुल। अभिषेक जी, जो नए स्टूडेंट अब जो तैयारी करेंगे या जो तैयारी कर ही रहे हैं, उनके लिए आप क्या बड़ी 3 टिप्स देंगे? देखिए, सबसे पहली मेरी टिप है कि अब आप जो भी छात्र अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़िए। कोशिश करिए कि उसकी बहुत डेप्थ में आप पढ़ाई कर सकें। दूसरी चीज़, अब जैसा कि मैंने आपको बताया बार बार कि ट्रेंड ये सेट नहीं कर रहे हैं। ये पहले जैसे एक सेट ट्रेंड था कि 3 सेट ट्रेंड थे कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, दूसरा भारतीय इतिहास और तीसरा करंट अफेयर, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे थे। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि एक जो बड़ा टॉपिक है उससे प्रश्न कम कर रहे हैं, और जो छोटे टॉपिक हैं जैसे ह्यूमन राइट एक्ट है, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट है, SC/ST एक्ट है या आईटी है, इनसे प्रश्नों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको दिमाग में जो तैयारी करना है, अभी जो शुरुआत करना है, कोशिश करिए कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को बहुत विस्तार से पढ़ें, और साथ में SC/ST एक्ट, ह्यूमन राइट एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, IT, इनमें से भी इनको भी डेप्थ में पढ़ना शुरू कर दीजिए।
सीए, एनआरसी, धारा 370, राम मंदिर, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन से इस बार आया प्री में? बिल्कुल नहीं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। करंट से, जैसा मैंने कहा ही ना कि जो छात्र करंट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि करंट में बहुत सारा मटेरियल था, तो डायरेक्ट करंट से तो बहुत ही कम क्वेश्चन है। हाँ, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है, लेकिन डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे लगता है सिर्फ 10-11 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इस बार, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और स्पोर्ट्स से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन है बनस्पत नेशनल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से। बिल्कुल, यानी कि पूरा फोकस मध्य प्रदेश के क्षेत्रीयता, खेल और इसी पर रहा है इस प्री के पेपर में। जी, और इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस ट्रेंड से ये भी समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो पीएससी और अन्य एग्जाम होंगे, उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की जानकारी, मध्य प्रदेश की योजनाएं, मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स, इनकी ही संख्या ज़्यादा रहेगी। तो अपनी तैयारी को पूरी तरह से मध्य प्रदेश के आसपास संयोजित करें। बाकी सिलेबस को जरूर पढ़िए, लेकिन इसे विशेष तौर पर पढ़िए। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत ही बढ़िया विश्लेषण आपने किया, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में भी उठ रहा है कि जैसा कि ये ट्रेंड अलग नज़र आया है पेपर में, करंट अफेयर्स को कम, क्योंकि बच्चे अधिक पूरा फोकस उसी पर लगा देते हैं, तो शायद परेशान कर दिया होगा इस पेपर ने। बिल्कुल परेशान किया है छात्रों, क्योंकि करंट अफेयर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पिछले वर्ष तो लगभग 30 प्रश्न आए थे और उसमें से भी 11 प्रश्न स्पोर्ट्स से आए थे। तो छात्रों ने उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इस बार खूब करंट अफेयर की तैयारी की होगी, तो उन्हें जरूर मुझे लगता है तकलीफ हुई होगी, परेशानी हुई होगी। और जिन्होंने अपना बहुत लंबा समय करंट अफेयर के लिए दिया होगा, उन्हें तो नुकसान ही मुझे लगता हो गया है। बिल्कुल, तो पिछले 23 वर्षों से अभिषेक खरे जी लगातार मध्य प्रदेश पीएससी के बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। ये विश्लेषण उन्होंने किया और ये कहा है कि इस बार जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है, ये पेपर था, इसका एक इसमें नया ही चेंजेस इसमें देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश की क्षेत्रता यानी कि मध्य प्रदेश की डेप्थ को लेकर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। एशियानेट हिंदी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। कौशल विकास की हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। अगर हमें बेहतर भारत का निर्माण करना है तो कौशल का विकास बहुत जरूरी है। कौशल विकास पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं 23 वर्षों से छात्रों को पढ़ा रहे और कैरियर काउंसलर, शिक्षाविद अभिषेक खरे जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सवाल अभिषेक जी मैं शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि स्किल इंडिया मिशन ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें जानना आवश्यक है कि आखिर ये स्किल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, सरकार ने वर्ष 2015 जुलाई से एक स्किल इंडिया मिशन आरंभ किया। इसका उद्देश्य था कि जो हमारे हुनरमंद छात्र हैं, ऐसे 10वीं 12वीं पास छात्र हैं, जिन्हें कुछ हुनर आता है, कुछ उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है जिससे उन्हें स्वरोजगार मिल सके, कुछ वो रोजगार कर सकें, अपना कार्य कर सकें, इसके लिए स्किल इंडिया मिशन की आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य रखा गया था कि वर्ष 2022 तक लगभग 40 करोड़ युवाओं को इसके अंतर्गत शिक्षा दी जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। और इस मिशन के चलते देश में सबसे बड़ी जो अच्छी चीज हुई है, जो मुझे लगता है, एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है। लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि आखिर स्किल डेवलपमेंट क्या होता है। और इसके साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण चीज हुई है, युवाओं को भी ये समझ में आने लगा है कि सिर्फ सरकारी नौकरी या नौकरी के अलावा आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं, उसमें भी बेहतर कमा सकते हैं और सरकार आपके साथ है। देखिए, इस देश में क्या है, एक बड़ी परेशानी ये है कि सब व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल सकता, सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन स्वरोजगार एक ऐसी चीज है जो हर आदमी कर सकता है। तो सरकार ने एक बहुत बढ़िया आरंभ किया है मिशन स्किल डेवलप, जो इंडिया मिशन है। और इस मिशन के अंतर्गत अभी इस समय तक करोड़ों छात्र इसका लाभ ले चुके हैं। आने वाले टाइम में और इसमें नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो और भी करोड़ों छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हुनर एक ऐसी चीज है कि जो हर युवा के अंदर होता ही है, बस उसे निखारने की जरूरत है। जो काम ये स्किल डेवलपमेंट मिशन कर रहा है और इसके अंतर्गत एक जो सारा हमारे एनवायरनमेंट बनना आरंभ हुआ है, स्किल को लेके जो पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है, उसके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है, बहुत अच्छी चीज है।
बिल्कुल अभिषेक जी, स्किल के साथ नॉलेज अगर बच्चों को मिलता है तो वो फिर एक संभावना बढ़ जाती है रोजगार के लिए। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के साथ साथ उनके लिए रोजगार के अवसर भी बनने लगते हैं, तो ये एक बच्चों के लिए अच्छी संभावना हो जाती है फिर। जी देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि आप बच्चे को, जैसा मैंने अभी कहा कि हर लड़के को या हर युवा को, हर छात्र को भारत में नौकरी नहीं दी जा सकती और ना ही मिल सकती, इतनी नौकरी ही नहीं है। सरकारी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो वो मिलके एक लिमिटेड नौकरी ही हर साल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले अगर हम देखें तो हर साल ऐसे करोड़ों छात्र हैं जो ग्रेजुएट होते हैं या मतलब नौकरी के क्षेत्र में आते हैं और उनके लिए आवश्यक नौकरी मिलना फिलहाल आसान नहीं है। तो स्किल एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आप अगर व्यक्ति को स्किल कर देंगे तो वो कुछ ना कुछ कमाने में योग्य हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, वो स्वरोजगार कर लेगा। तीसरी चीज, वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, उल्टा लोगों को नौकरियां देगा। और सबसे बड़ी चीज, उससे उसके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि वो भी कुछ कर सकता है, वो भी एक धन उपार्जन कर सकता है, धन अर्जन कर सकता है, अपने परिवार को चला सकता है। साथ ही साथ वो कुछ लोगों को रोजगार देकर उनके परिवार चलाने में भी सहायता कर सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट एक छोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके द्वारा आप न सिर्फ बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डाल सकते हैं, बल्कि उस बच्चे के साथ साथ अगर वो स्किल हो जाता है, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी हुनर को निखारा जाता है, तो साथ साथ बहुत सारे और परिवारों का भी वो भला कर सकता है। और इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी जाता है उसके परिवार में, सोसाइटी में, और इससे बहुत सारी ऐसी महिलाएं, पुरुष हैं जो उसको देखकर इंटरेस्टेड होते हैं उस क्षेत्र में जाने के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट से बहुत सारे इसके आयाम हैं, विविध आयाम हैं, और जो सरकार ने सोच के शुरू किया गया है, सरकार का जो प्लान है वो काफी हद तक इसमें सफल रहे हैं वो। बिल्कुल अभिषेक जी, एक जो 10th के बाद आगे मतलब उनकी स्टडी कंटिन्यू नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए क्या संभावना है? देखिए, मूल रूप से उद्देश्य इसका ये है कि ऐसे छात्र जो 10th या 12th पास हैं और उसके बाद वो कोई फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा पाए हैं और उनको धन उपार्जन के लिए जाना पड़ा है या कुछ जॉब करना पड़ा है, तो उन छात्रों के लिए ही मूल रूप से ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आरंभ किया गया है। सरकार चाहती है कि अगर वो किसी कारणवश मतलब शिक्षा आगे कंटिन्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ना सिर्फ अपने हुनर को निखारें, बल्कि हुनर को निखारने के साथ साथ वो कुछ धन उपार्जन कर पाएं, लोगों की सहायता कर पाएं। साथ ही साथ वो उन ट्रेड में, देखिए भारत में जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो विभिन्न क्षेत्रों में हर साल अलग अलग तरह से आती रहती है, लेकिन उस तरह के जो हुनरमंद युवा हैं वो उनको नहीं मिलते। तो सरकार का एक उद्देश्य ये भी है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो आवश्यकता है इंडस्ट्री की, उसे स्किल जो युवाओं को बना के पूरा किया जाए। दो तरीके होते हैं, या तो छात्र को पहले इंडस्ट्री ले, फिर उसको अपने यहाँ ट्रेनिंग दे, और उसमें एक प्रोसेस में टाइम लगता है। दूसरा है इंडस्ट्री रेडी छात्र तैयार रहें। तो इससे क्या होगा कि देश का जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री की ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है, वो तेजी से आगे बढ़ती है। तो सरकार जिस तरह से इन छात्रों को ट्रेनिंग दे रही है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, उससे तेजी से जो इंडस्ट्री डिमांड है उनके अनुसार छात्र आ रहे हैं इस क्षेत्र में, और इंडस्ट्री की डिमांड पूरी हो रही है। हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है, उसमें भी बहुत तेज वो योगदान दे पा रहे हैं। बिल्कुल, कौशल विकास और स्किल, देखिए यहाँ एक चीज है जो हमें समझना पड़ेगी। भारत में जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो 2015 से शुरू हुआ है। मूल रूप से सरकार का जो मिशन है स्किल डेवलपमेंट मिशन, वो 2015 से शुरू हुआ है जी। लेकिन अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो उसे बनने में अभी भी टाइम लग रहा है। हम इसको अब थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें और विभिन्न देशों के साथ कंपेयर करें, और जो बेस्ट एग्जांपल वर्ल्ड में मौजूद है स्किल डेवलपमेंट का, वो चाइना है। देखिए, चाइना ने वर्ष 1978-80 के दशक में उस समय ही समझ लिया था कि हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, मतलब नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन स्वरोजगार और स्किल डेवलप के माध्यम से वो इंडस्ट्री का भी विकास कर सकते हैं और उस व्यक्ति का भी विकास कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वर्ष 78 और 79-80 के दशक के समय ही चीन ने स्किल डेवलपमेंट बड़े स्तर पर प्रारंभ किया। ठीक है, उन्होंने कोशिश की कि देश का प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए।
उन्होंने 80 से लेके, आप देखिए अब लगभग हम अगर बात करें तो 35 एक साल हो गए हैं वहां चाइना में, और 85% चाइनीज जो स्कूली छात्र हैं वो किसी ना किसी हुनर में माहिर हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक इकोसिस्टम डेवलप किया स्किल जो डेवलपमेंट के प्रति। तो चाइना ने पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया, उस इकोसिस्टम पे चल के लोगों ने, जो छात्रों ने, जिनको नौकरी मिली वो मिली, जिनको नहीं मिली उनको कम से कम एक हुनर में उन्होंने माहिर कर दिया। इसके अलावा चाइना ने एक और काम किया कि उन्होंने जो स्किल इकोसिस्टम है उसे डेवलप करने के साथ साथ जो उनका लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज जो हब था, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी थी उनकी डिमांड थी, उनके अनुसार नए नए स्किल को, नए नए ट्रेड्स को डेवलपमेंट के लिए शामिल करते गए। और तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चाइना ने करी वो इन्होंने ये करा कि अगर कोई शहर विशेष है और वहां पे वो स्किल डेवलपमेंट का कोई ट्रेड शुरू कर रहे हैं, तो वो ट्रेड उन्होंने वही शुरू किया जो उस शहर के आसपास उपलब्ध मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंडस्ट्री है उनकी डिमांड है। तो इन्होंने क्या किया कि वो सारी जो गैप थे उन्हें खत्म कर दिया। कि अगर मान लीजिए कि वो किसी शहर में मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अगर रिटेल सेक्टर में की आवश्यकता है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या मतलब जिस भी सेक्टर में आवश्यकता है, उन्होंने उसी सेक्टर से जुड़े हुए जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो वहां पे आरंभ किए, युवाओं को ट्रेनिंग दी, तो वो वहीं के वहीं उनको रोजगार मिल गया। तो इससे क्या हुआ, समाज में एक मैसेज गया कि यार हमारे पास तो नौकरी यहीं शहर में उपलब्ध है, बस हमें स्किल डेवलपमेंट ही तो करना है। इससे उन्होंने एक धीरे से इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी, जो कि इकोसिस्टम वहां डेवलप हुआ। फिर उन्होंने उसी इकोसिस्टम को बड़े स्तर पे किया, फिर वो लगातार नए नए ट्रेड लाते गए। देखिए, नए ट्रेड लाना इसलिए आवश्यक है कि एक तरह के ट्रेड से आप लंबे समय तक काम नहीं चला सकते। उन ट्रेड को अपडेट करना, उनमें नई जानकारियां डालना, नए नए ट्रेड लाना आवश्यक है। हमारे यहाँ थोड़ी सी लैकिंग है। अगर हम इस मामले को कंपेयर करें चाइना और भारत को, तो हमारे यहाँ जो जितने ट्रेड हैं और चाइना में जितने ट्रेड हैं उनमें बहुत अंतर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाइना में लगभग 350 ट्रेड पे वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेड है वो बामुश्किल 35-40 हैं जिन पे हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैप है जिसे फिल करने की आवश्यकता है। और भले ही चाइना, हमारा राजनीतिक तौर पे हमें परेशानी है उसके साथ, हमारे अच्छे संबंध ना हो, लेकिन जो चीज हम सीख सकते हैं तो हम स्किल डेवलपमेंट तो चाइना से बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है। उनका एक डेवलप स्किल इकोसिस्टम है जिसकी वजह से वहां के युवाओं को तेजी से रोजगार मिलता है, बेरोजगारी का दर कम है वहां। बिल्कुल। और अभी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जो स्किल, कई ऐसी कैटेगरी है कि आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप वो सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके बाद आपको रोजगार मिल सकता है। जैसे कि फैशन एक कैटेगरी है, इसमें महिलाओं से ज्यादा पुरुष का रुझान देखने को मिला है और एक रोजगार भी मिला है। जी जी, क्योंकि इसमें टैलेंट है। जी, फैशन के अलावा एक ब्यूटिशियन का जो कोर्स होता है वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें महिलाओं के साथ साथ या महिलाओं से ज्यादा पुरुष लोग सीखते हैं। और जितने भी अगर आप फील्ड देखें, ग्लैमर की फील्ड देखें या आपकी अपनी फील्ड देखें, ये मतलब अगर आप स्टूडियो वगैरह में देखें तो काफी पुरुष रहते हैं जो ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक बहुत क्लियर कहना है कि आप उस ट्रेड में, किसी भी बच्चे को ट्रेड का चयन करते समय अपनी रुचि का, अपना एप्टीट्यूड का, एटीट्यूड का ध्यान रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पुरुष कंप्यूटर का कोर्स ही करे या महिला है तो ब्यूटिशियन का कोर्स करे या फैशन का कोर्स करे। पुरुष भी अपनी रुचि के हिसाब से ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, फैशन का कोर्स कर सकते हैं। और महिलाएं भी, देखिए अभी भी क्या है हमारे यहाँ जो सामाजिक वर्जनाएं हैं हमारे यहाँ, उसके अंतर्गत महिलाएं अभी भी कुछ फिक्स क्षेत्र में ही काम करती हैं। जैसे महिलाएं आमतौर पे हमारे यहाँ जैसे ब्यूटिशियन का ही कोर्स प्रेफर करती हैं या थोड़ा बहुत कंप्यूटर कोर्स प्रेफर करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में साबित किया है कि वो भी किसी से कम नहीं, किसी युवा से या लड़के से कम नहीं है। तो उसी तरह से आप अपना अगर एटीट्यूड, अपनी रुचि, अपनी अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए किसी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और यही इसका उद्देश्य है कि आप अपनी अभिरुचि के हिसाब से करिए। इससे क्या होगा, आप 100% देंगे, 100% देंगे, डेवलपमेंट होगा, आपको भी आय होगी,
आप अगर उस सेक्टर में ज्यादा अच्छा काम कर लेंगे तो और भी लोगों को इनकम मतलब अपने साथ जोड़ेंगे, उन्हें भी इनकम की प्राप्ति होगी। तो ये एक तरह से साइकिल है। अगर आप अपनी अभिरुचि का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप आने वाले टाइम में भी धीरे धीरे खुद को विकसित करते जाएंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे। और इसके लिए ऐसा क्षेत्र है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे बहुत तेजी से सीखते हैं। तो यहाँ विशेषज्ञों ने भी काफी, जो सर्वे हमारे उन्होंने भी वो किया हुआ है कि आप स्किल डेवलपमेंट के लिए आप अपनी अभिरुचि का क्षेत्र चयन करें। यहां मैं थोड़ी सी और एक चीज बताऊंगा। देखिए होता क्या है कि जब छात्र स्किल डेवलपमेंट की जो हेल्पलाइन है उसमें फोन करते हैं तो उन छात्रों को रुचि के काउंसलिंग ना करते हुए काउंसलिंग ये की जाती है कि अगर आपने कहा कि मैं रायसेन से फोन कर रहा हूं या भोपाल से कर रहा हूं या इंदौर से कर रहा हूं, तो काउंसलर ये बोलते हैं कि आपके क्षेत्र के आसपास कौन सा काउंसलिंग सेंटर उपलब्ध है, तो वही ट्रेड आप कर लीजिए। जबकि होना क्या चाहिए, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि उसकी अभिरुचि किस क्षेत्र में और उसके अकॉर्डिंग ही उसे उस क्षेत्र में जाना चाहिए। बिल्कुल। और सौर ऊर्जा, इसमें लड़कियों का रुझान ज्यादा नजर आया, जो कि ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, वहां पर उन्होंने काम सीखा और उसके बाद उनको एक अच्छा रोजगार के अवसर भी मिले वहां पर। देखिए जैसा मैंने कहा ना कि हमेशा जो कोर्स होते हैं, ट्रेड होती है, उसे अपने पहले तो अभिरुचि से करें। दूसरा, यहाँ खत्म नहीं हो जाता काम। अगर आपने मान लीजिए कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप मान के चलिए कि अभी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि हर 2-3 साल में उसमें अपडेशन हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है। तो अगर आप किसी ट्रेड में, किसी स्किल में आप डेवलप हो गए हैं, आपने वो सीख ली है, तो तैयार रहिए कि उसे आप अपडेटेड करते रहिए, तभी आप इंडस्ट्री रेडी रहेंगे। कई बार लोग इसलिए इस क्षेत्रों से बाहर हो जाते हैं कि एक बार वो सीखते हैं और सोचते हैं अब इससे उनका पूरी जिंदगी काम चल जाएगा। तो आज के दौर में ऐसा नहीं होता है। आप इसको सीखिए और नजर रखिए उस सेक्टर में कि क्या नया हो रहा है, हम उस नए चीज में और नया क्या सीख सकते हैं, और ये भी कोशिश करिए कि भविष्य में क्या आ सकता है, आज से 3 साल 4 साल 5 साल बाद की क्या संभावना है उस क्षेत्र की। अभिषेक जी, इसमें जैसा कि आपने जिक्र किया कि भविष्य में क्या आ सकता है, इसमें कई कोर्सेज की कैटेगरी बढ़ रही है कौशल विकास से, पहले कम थी संख्या, अब ज्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे 2 उल्टी चीजें हो रही हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ लगभग 35 से 40 कोर्स हैं स्किल डेवलपमेंट में, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो पिछले 4-5 साल का जो उन्होंने आकलन किया है उसके हिसाब से वो सरकार को सजेशन दे रहे हैं कि आप इसमें से भी आधे कर दीजिए कोर्स। तो यहां मैं कह रहा हूं कि ये ठीक है कि उन्होंने ये देख के बोला होगा कि जिन क्षेत्रों की ज्यादा मांग है आप केवल उन्हीं क्षेत्रों में जाइए और बाकी क्षेत्रों को बंद कर दीजिए। लेकिन यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भले आप आधे क्षेत्र बंद कर दें जो बहुत उपयोगी नहीं है, जिसमें छात्र रुचि नहीं ले रहे, लेकिन उसकी जगह जो इंडस्ट्री रेडी कोर्स हैं, आज से 2, 3, 4 साल बाद इंडस्ट्री की जो डिमांड है, आज जो डिमांड है, भविष्य में जो डिमांड हो सकती है, विदेशों में जिस तरह के ट्रेड चल रहे हैं, पॉपुलर हैं, उनमें उस तरह के कोर्सों की संख्या बढ़ाइए। अगर मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और चीन, इनमें 340 ट्रेड हैं, हम 35-40 ट्रेड करके उन्हें भी आधा करने वाले। तो बेहतर है हम आधा भले करें लेकिन हम उन कोर्सों की संख्या तेजी से बढ़ाएं। उसके लिए हम लगातार सर्वे करें, पता करें इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, इंडस्ट्री किस तरह की भविष्य में संभावना लाने वाली है, किस तरह के कोर्स लाने वाली है, और उन संभावनाओं की ट्रेड को, कोर्स को बढ़ाएं। हम कम करके काम नहीं चला सकते, हमें बढ़ा के काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ महत्वपूर्ण चीज है कि एक चीज जो बहुत कमी है हमारे यहाँ, वो है स्किल काउंसलिंग सेंटर की। हमारे कैरियर काउंसलिंग सेंटर तो होते हैं, उसी तरह से स्किल काउंसलिंग सेंटर की जरूरत है, जिससे छात्रों को ये बताया जा सके कि आप जो कोर्स आज चल रहे हैं वो तो अच्छे हैं ही, इसके साथ भविष्य के भी बहुत सारे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आज से ही आप उन चीजों के लिए तैयार रहिए, उन पे फोकस करिए। तो इसके लिए स्किल काउंसलिंग सेंटर का होना बहुत जरूरी है। वो टोल फ्री नंबर पर जब छात्र फोन करें तो ना सिर्फ उसे ये जानकारी दी जाए कि आपको क्या कोर्स आपके क्षेत्र में अवेलेबल हैं, क्या आपके शहर में अवेलेबल हैं, इसके अलावा उसे ये जानकारी दी जाए या उसके साथ कुछ ऐसा ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाए जिससे उसकी रुचि, अभिरुचि निकल के आए कि वो किस स्किल के लिए, किस ट्रेड के लिए बहुत सूटेबल है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसे सजेशन दिया जाए। तभी वो बेहतर तरीके से उस कोर्स का, स्किल डेवलपमेंट कोर्स का लाभ ले पाए। बिल्कुल। अभी घर पर हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन, उनसे क्या अपील करेंगे आप? क्योंकि अगर मान लो वो 10th या 12th पास करने के बाद भी घर बैठे हैं क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आए या अच्छे उनके परसेंटेज नहीं बने, उनसे क्या आप अपील करेंगे?
देखिए, मैं छात्रों के साथ साथ उनके जो पालक हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि देश में जो नौकरियां हैं वो सीमित हैं। हर व्यक्ति को, हर छात्र को नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन स्वरोजगार एक ऐसा क्षेत्र है जो हर छात्र कर सकता है। आपको आवश्यकता यह है, पालकों को मैं बोलूंगा पहले, कि आप अपने बच्चे को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उसे ऐसा मत मानिए कि ये कोई छोटा क्षेत्र है या कोई लोअर ग्रेड क्षेत्र है या इसमें किसी तरह के विशेष तरह के लोग ही जाते हैं, ऐसा नहीं। अभिरुचि के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कोई भी छात्र जा सकता है, बहुत बेहतर कमा सकता है, बहुत बेहतर वो इनकम अपने लिए भी जनरेट कर सकता है, और अगर उसने कोई स्टार्टअप भी सेटअप कर लिया है भविष्य में, तो वो बहुत सारी अच्छी जो इनकम है वो दूसरे बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी जनरेट कर सकता है। तो उन्हें इनकरेज करिए। और छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो भी ट्रेड का चयन करें वो अपने क्षेत्र में उपलब्ध ट्रेड से मत उसका चयन करें। अपनी अभिरुचि, अपने एप्टीट्यूड और साइकोमेट्री के हिसाब से ही उसका चयन करें। और भले उसके लिए चाहें तो आप ऑनलाइन बहुत सारे इस तरह के कोर्स होते हैं जिसकी सहायता ले सकते हैं अपनी अभिरुचि की जानकारी प्राप्त करने की। तो अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार ही कोर्स करें। बिल्कुल, तो अपनी रुचि और अभिरुचि के अनुसार ही कोर्स का चयन करें, क्योंकि अगर आप बेहतर चयन करेंगे तो बेहतर आप रोजगार जो है पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो कौशल विकास के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे कौशल विकास के एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी आखिर कैसे की जाए। बहुत सारे मेरे छात्र हैं जो लगातार मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप सर मुख्य परीक्षा पे कैसे राइटिंग की जाती है, मुख्य परीक्षा की प्रणाली क्या होती है, हम पहली बार मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, टिप्स दीजिए जिससे हमारी परीक्षा बेहतर ढंग से निकल सके। देखिए, ऐसा है कि आने वाले टाइम में मई में अभी मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है, तो उसके लिए आपके पास जो टाइम है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि आखिर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया क्यों जाता है, एमपीपीएससी का उद्देश्य क्या है, मुख्य परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, मुख्य परीक्षा लेने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य होता है कि छात्रों की किस तरह से वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, विचारों को कितने संतुलित तरीके से प्रस्तुत करते हैं, विचारों में उनकी कितनी प्रवाह है, किस तरह से वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। ये मुख्य परीक्षा लेने का उद्देश्य होता है कि वो अपने जो विचार हैं उसे कितने संगठित, सुगठित तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये तो एक उनका उद्देश्य होता है। दूसरी चीज होती है जो छात्रों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिर जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आंसर राइटिंग पे किस पैटर्न को फॉलो करें। आमतौर पर दो प्रचलित पैटर्न है मुख्य परीक्षा के जिनको छात्र अपनाते हैं। एक तो होता है टू द पॉइंट अप्रोच और एक होता है पैराग्राफ राइटिंग। आमतौर पर कुछ छात्र जो शुरू से ही पैराग्राफ राइटिंग में यकीन रखते हैं वो पैराग्राफ राइटिंग ही लिखना चाहते हैं। बहुत सारे छात्र जो टू द पॉइंट अप्रोच या वन लाइनर के साथ चलना चाहते हैं वो उस तरह से लिखते हैं। यहाँ मेरा आपको सजेशन है कि आप किसी भी पैटर्न में अपने आप को बांधे मत। आवश्यकता अनुसार पैराग्राफ राइटिंग या टू द पॉइंट अप्रोच, वन लाइनर अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। जहाँ छोटे प्रश्नों की बात है वहाँ पर आप वन लाइनर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे वहां पे आपको मुख्य रूप से पैराग्राफ राइटिंग ही करना चाहिए। और कई बार दोनों ही शैलियों को मिक्स करके भी लिखा जा सकता है निबंधात्मक प्रश्नों में। तो ये तो प्रमुख रूप से इसका जो पैटर्न है वो हो गया। फिर तीसरी चीज है, हम अब प्रश्नों की प्रकृति समझें, किस तरह का पेपर आता है उसे समझ लें। तो देखिए, जो मुख्य परीक्षा है उसमें प्रमुख रूप से 6 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र, एक सामान्य हिंदी का और एक हिंदी निबंध का। तो ये जो प्रश्न पत्र हैं इनको अपन थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि इसमें लगभग जो 15 प्रश्न होते हैं वो होते हैं 3 मार्क के और इसमें 1 और 2 लाइन लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद 10 प्रश्न होते हैं जिसमें जो 6 मार्क होते हैं और इसमें लगभग 100 वर्ड, और जो पेपर 4 होता है, एथिक्स का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का जो चौथा पेपर होता है उसमें 150 शब्द लिखना पड़ते हैं।
इसके बाद 3 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं 15 मार्कर के, और इसमें लगभग 300 शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तो एक इनका पैटर्न है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अलग अलग सेम यही पैटर्न फॉलो होता है। तत्पश्चात एक समय का जो विभाजन है हम उसे कैसे करें, समय विभाजन किस तरह से इस पेपर में करना चाहिए आंसर लेखन के समय, वो हम समझ लेते हैं। देखिए ऐसा होता है कि मुख्य रूप से आपका जो समय विभाजन है, वैसे तो 3 घंटे हैं जिसको 180 मिनट हम मान सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ कहना है कि 10 मिनट का वो मार्जिन होता है जिसमें आप पेन बदलते हैं, आप थोड़ा सा रुकते हैं लेखन को, तो आपको वास्तविक रूप से 170 मिनट ही मिल पाते हैं। तो 170 मिनट का विभाजन किस तरह से करें इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि आपको जो 15 क्वेश्चन है 3 मार्कर, उनको 1-1 मिनट में लिख लेना चाहिए। जो 6 मार्कर आपके 10 प्रश्न हैं जिसमें आपको लगभग 100 शब्द लिखना है, उसे 4 मिनट, प्रत्येक 4 मिनट में एक प्रश्न को लिख लेना चाहिए। इसके अलावा जो 15 मार्कर के आपके 3 प्रश्न हैं जिसमें आपको लगभग 300 शब्द लिखना है, उसे 10 मिनट में प्रत्येक प्रश्न को आपको हर हाल में लिख ही लेना चाहिए। देखिए जिस तरह अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका ना सिर्फ समय बचेगा बल्कि आपके पास व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने की भी संभावना बन जाएगी। अच्छा, अब बात रही कि आखिर हम आंसर लिखें कैसे, किस पैटर्न को हम फॉलो करें या कैसे लिखते हैं। तो बेहतर जो आंसर होता है, क्वालिटी वाला आंसर होता है, उसमें क्या क्या खासियत होती हैं। तो देखिए सबसे पहले जो अच्छी क्वालिटी के आंसर होते हैं वो टू द पॉइंट अप्रोच के साथ लिखे जाते हैं, जिसमें विचारों की स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्ति की जाती है। दूसरा होता है कि आप लंबे लंबे आंसर मत लिखें, लंबे शब्द मत लिखें, लंबे वाक्यों को मत लिखें, छोटे वाक्य लिखें जो सार गर्भित हों। तीसरी चीज होती है कि आप अगर अपने आंसर का जो आरंभ है उसे किसी कथन से करें, कोटेशन से करें, कविता से करें, या कोई सामयिक घटना हुई है उसके बारे में किसी व्यक्ति ने कुछ बोला है तो उससे करें। तो इस तरह से वो आंसर को इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है और शुरू में ही आंसर में कुछ क्वालिटी दिखने लगती है। चौथी चीज है कि डायग्राम, नक्शे, चार्ट, फ्लो चार्ट, इनका इस्तेमाल आवश्यक रूप से किया जा सकता है। और इसे करने से अच्छी चीज क्या होती है कि जो परीक्षक होता है उसे समझ में आ जाता है कि छात्र को विषय की संपूर्ण रूप से गहराई पता है और उसने सीधे सीधे टू द पॉइंट अप्रोच के साथ चीज़ों को वर्णित किया। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने में आप वो चार्ट, नक्शे जो कुछ भी बनाते हैं वो लाइनें आपकी शब्द सीमा में काउंट होती हैं, तो उसे छोटा बनाएं और बहुत आवश्यक होने पर ही उसे बनाएं। इसके बाद होता है महत्वपूर्ण चीज़ है शब्द सीमा का पालन। देखिए अगर वो शब्द सीमा आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपसे पालन कराना चाहते हैं, तो आपको हर हालत में शब्द सीमा का बहुत ही ध्यान से पालन करना चाहिए। और कोशिश आपकी हमेशा होना चाहिए कि अगर आप 100 शब्द का आंसर लिख रहे हैं तो 110 शब्द, 115 शब्द से ऊपर न जाएं। 300 का आंसर 320 के अंदर ही लिख लें, इससे ऊपर न जाएं। और 1 और 2 लाइनर को 1 और 2 लाइनर में ही खत्म करें, यानी शब्द सीमा का स्ट्रिक्टली पालन करें। इसके पश्चात होता है कि व्याकरण की जो गलतियां हैं वो छात्र बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। वो उसको अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, शब्दों को सही ढंग से नहीं समझते या पहले उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है, तो व्याकरण की बहुत सारी गलतियां होती हैं जो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डालती है परीक्षक के मन में उस छात्र को लेके। तो व्याकरण की गलतियां कम से कम करें और संभव हो तो ना ही करें। फिर इसके बाद होता है कि आंसर में एक प्रभावपूर्ण प्रवाह होना चाहिए लेखन में, और चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बाद में आना है चीज़ वो आपने बीच में लिखी है या पहले लिख दी है, पहले की चीज़ आपने बाद में या बीच में लिखी। तो एक प्रवाह हो, एक प्रॉपर प्रवाह के साथ ही आपका आंसर हो। फिर इसके बाद जो बेसिक कुछ गलतियां होती हैं कि आप शब्दों का दोहराव कर देते हैं, तो वो सब ना करें। इसके बाद व्यर्थ का जो अलंकरण होता है, भूमिका होती है जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसे भी मत बनाएं, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग जो होती है वो पहले शब्द से ही आरंभ होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा शब्दों की जगह है ही नहीं। अच्छा, अब इसकी तैयारी के लिए क्या करें, तो देखिए सब कम से कम आप 1500 से लेके 2,500 शब्द हैं उनको रोज लिखना आरंभ कर दीजिए। दूसरी चीज है कि आपको मान के चलिए जो परीक्षा है उसमें लगभग आपको 40 से 42 और 45 पेज लगभग लिखना पड़ेंगे। तो वो आप तभी लिख पाएंगे जब आपकी पहले से रोज आपने प्रैक्टिस की होगी कम से कम 5-7 पेज 10 पेज लिखने की। तो आपका हाथ भी स्मूथली चलेगा और आपको परेशानी नहीं होगी लिखने के दौरान।
टाइम मैनेजमेंट का जैसा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक अपनी अगर घड़ी को सामने रख लीजिए और जब आप प्रैक्टिस करते हैं आंसर लिखने की घर में अभी, तो एक घड़ी के साथ ही उसे करने की कोशिश करें और टाइम फ्रेम में ही आंसर लिखने का प्रयास करें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संपूर्ण सिलेबस को कवर करें, किसी भी पार्ट को छोड़ें मत। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पूरे सिलेबस को कवर करिए, सबके आंसर लिख के देखने की कोशिश करिए। सभी टॉपिक जो सब टॉपिक हैं उन्हें विस्तार से पढ़िए, उनके जो आंसर बन सकते हैं जो पिछले वर्षों में आए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, उनको ध्यान से पढ़िए और लिखने की कोशिश करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो परिभाषाएं होती हैं, आदर्श वाक्य होते हैं, जो कथन होते हैं, उनको कोशिश करें कि जो आप अभी नोट्स बनाते हैं उसमें लिख के रख लीजिए। आदर्श वाक्य परिभाषाएं सही ढंग से लिखी जाने पर बहुत अच्छे मार्क्स देती हैं, तो उसको कोशिश करें आप पहले से लिख के रख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छात्रों को परेशानी आती है निबंध के पेपर में, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर निबंध के पेपर की तैयारी वो कैसे करें। तो मेरा यहाँ सजेशन है कि कुछ आप सामयिक विषयों के 10 से 15 निबंध लिख के पहले से रख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। लगातार कोशिश करें कि हर तीसरे दिन या दूसरे दिन एक निबंध लिख लिया जाए, जिससे क्या होगा कि एक तो आपकी निबंध लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी लेखन की प्रैक्टिस होगी, तीसरी सामयिक विषयों पर निबंध कैसे लिखा जाता है उसकी भी प्रैक्टिस होगी। चौथी चीज़ है कि पांचवी चीज़ है करंट अफेयर से जुड़ी जो घटनाएं हैं उनको प्रत्येक वर्ष एमपीपीएससी करंट से जुड़े काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, और करंट से जुड़े क्वेश्चनों के साथ साथ वो विभिन्न टॉपिकों में भी करंट से जुड़े क्वेश्चनों के आने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसे भी ध्यान रखें। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को भी बहुत विस्तार से पढ़ें, क्योंकि पीएससी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया ही हुआ है कि अगले वर्ष जो एमपीपीएससी 2020 होगी परीक्षा होगी उसमें वो मध्य प्रदेश का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो मध्य प्रदेश को भी बहुत विस्तार से पढ़ें, प्रॉपर पढ़ें, और जो विभिन्न योजनाएं आती हैं उनको भी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। एक चीज़ और जो मुझे लगता है छात्रों को जिसमें परेशानी होती है समझने में, प्रश्न की प्रकृति को समझने में भी कई बार परेशानी होती है। वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के लिए बताता हूँ। कई बार पूछा जाता है कि आलोचना कीजिए, तो आलोचना क्या होती है? आलोचना में मुख्य रूप से उस प्रश्न से संबंधित कमियों को लिखा जाता है। इसी तरह से जब समालोचना की बात होती है, समालोचना मतलब क्या, तो समालोचना का मतलब होता है कि आप उसकी कमियों को बताने के साथ साथ उसके गुण भी बताएंगे और उसकी जो प्रासंगिकता है वो भी बताएंगे। इसी के साथ साथ होता है मूल्यांकन, कि मूल्यांकन करिए किसी प्रश्न का, तो इसका मतलब होता है उस विषय की, उस प्रश्न को जो पूछा जा रहा है उसकी उपयोगिता बताना है। इसी के साथ साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाता है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि आपको उस विषय की उपयोगिता बताना है, उसके गुण दोष बताना है, और क्यों वो प्रश्न पूछा गया है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, वो सब भी बताना है। इसी के साथ साथ होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण करना पूछा जाता है कि आप इस प्रश्न का विश्लेषण करिए, तो उसका अर्थ होता है उस विषय की जांच करिए, प्रॉपर तरीके से जांच करके उसके गुण दोष कमियों को लिखने के साथ साथ अपना एक प्रॉपर निष्कर्ष भी लिखिए। तो प्रमुख रूप से अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक भी ला सकेंगे और आपकी तैयारी सार्थक हो सकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज जानकारी प्राप्त करते हैं मध्य प्रदेश का जो राइट टू वाटर एक्ट है वो क्या है, उसके क्या प्रावधान हैं और उसे जो लागू करने की प्रोसेस सरकार कर रही है, वो सब समस्त जानकारी हम उसके बारे में प्राप्त करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2019 में ये डिसाइड किया था कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां राइट टू वाटर एक्ट को बनाया जाएगा, लागू किया जाएगा, और मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी के लिए 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, ये जो राइट टू वाटर एक्ट है, इसे संचालित करने के समस्त अधिकार दिए जाएंगे स्टेट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात स्वावमा यानी SWMA को दिए जाएंगे। इसके पास समस्त अधिकार होंगे राइट टू वाटर से जुड़े हुए, और वो ही इसके अधिकारों को इस्तेमाल करेगा। अब सोमा की जो गठन है और वो किस तरह से होगा, उसमें कौन लोग शामिल होंगे, उसकी जानकारी करते हैं हम प्राप्त। तो जो सोमा रहेगा उसका अध्यक्ष रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसका एक उपाध्यक्ष भी होगा। उपाध्यक्ष
चीफ सेक्रेटरी होंगे। इसके पश्चात सोमा में कुछ सदस्य होंगे, कुछ जो मेंबर होंगे वो होंगे सिंचाई मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, कृषि मंत्री, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री, कृषि सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव, पंचायत सचिव और मुख्य सचिव के पश्चात जो वीसी रहेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के। इसके अलावा जीव विज्ञान, भूविज्ञान और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े एक एक प्रोफेसर इसके मेंबर रहेंगे। देखिए, सोमा का मूल रूप से कार्य ये होगा कि वो इस जो राइट टू वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो विभिन्न विभाग आएंगे उनको इस कार्य को करने में मदद करेगा। इसके अलावा उसके पास कानूनी और वित्तीय अधिकार होंगे, उसके पास जुर्माना लगाने के भी अधिकार होंगे। वो जुर्माना लगा सकेगा, वसूल कर सकेगा, सेस लगाएगा, सेस को भी वसूल कर सकेगा। तो इस तरह से उनके पास सारे अधिकार होंगे और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो उन्हें अनुदान प्राप्त होगा इस कार्य के लिए वो भी मुख्य रूप से उनके पास रहेगा। देखिए, पंचायत स्तर पर इसके अलावा जो जल संरक्षण के कार्य किए जाने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस एक्ट के अंतर्गत। तो सरकार इस एक्ट के अंतर्गत पंचायत में जल संरक्षण के कार्य करेगी, कोशिश करेगी प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक झील का निर्माण हो सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो विभिन्न जल स्रोत हैं उनके बारे में एक विस्तृत नॉलेज सेंटर बनाया जाएगा जिससे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जल स्रोत की जानकारी रखी जा सकेगी। इसके अलावा सरकार की कोशिश होगी कि जो वाटर रूफ मैनेजमेंट है उसे बेहतर किया जा सके। इसके अलावा सरकार प्रयास करेगी कि जो जल स्रोत है मध्य प्रदेश के उन्हें संरक्षित किया जा सके। देखिए, राइट टू वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख बात है कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जल स्रोत हैं जिसमें नदी, तालाब और अन्य स्रोत शामिल हैं, अगर कोई भी उन्हें प्रदूषित करता है या उस पर अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर दंड, आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकेगा, उसे दंड और जुर्माना भी किया जा सकेगा। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयाँ जहाँ से अवशिष्ट जल निकलता है तो उस अवशिष्ट जल से अगर किसी भी नागरिक को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए भी वो इकाई जिम्मेदार होगी और उस पर भी जो सोमा है वो जुर्माना लगाएगी। इसके अलावा सोमा जो है वो किसी भी अथॉरिटी को पानी देने, पानी रोकने की भी परमिशन अपने पास रखेगी। इसके अलावा जो मतलब किसी भी तरह का जो मुकदमा है वो सोमा दर्ज कर सकेगी किसी भी संस्था या के खिलाफ अगर वो किसी भी तरह के जल संरक्षण से छेड़खानी करता है। इसके अलावा जल संरक्षण से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति, समूह, एनजीओ भी अदालत में मुकदमा दर्ज करके केस दर्ज कर सकते हैं किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग के खिलाफ। देखिए, प्रमुख रूप से इस जो योजना है, योजना बहुत अच्छी है। अभी इसे इम्प्लीमेंट होना है तब तो और इसके जो परेशानियां हैं वो निकल के आएंगी, लेकिन एक चीज़ को लेकर अभी इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। विभिन्न प्रमुख रूप से अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इसमें जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी विभाग हैं, उन्हें भी सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाया गया है कि अगर किसी भी तरह का अगर राइट टू वाटर मैनेजमेंट का पूरी तरह से पालन नहीं होता तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उन पर भी दंड और जुर्माना किया जा सकता है, जिसको लेकर काफ़ी विरोध है। अब हमें समझना होगा कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया वो प्रयास करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल का संकट है। अगर हम देश की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, देश में, भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन दुनिया के कुल जल स्रोतों का केवल 4% ही भारत में उपलब्ध है और उसमें भी पेयजल की, पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता नहीं है। तो इस तरह से अगर सरकार एक अच्छे मन से राइट टू वाटर एक्ट को बनाने का अगर प्रयास करेगी और मध्य प्रदेश के नागरिकों को वास्तविक रूप से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी तो इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश को फ़ायदा होगा बल्कि आने वाले समय में देश भी इस बहुत अच्छे एक्ट का अनुसरण करके विभिन्न राज्यों में या केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार भी इस एक्ट को लागू करा के देशवासियों को लाभ दे सकती है।